लेकर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहला सवाल कि भारतीय पुलिस सेवा से लेकर राजनीति का सफर आपका कैसा रहा? एक पटरी से दूसरे पटरी पे आने में केवल 2 महीने लगे। वो 2 महीने बड़े उथल पुथल बड़े थे और जो भी बहुत प्यार करते थे, सगे थे, उनको चिंता थी कि ये बैठे बैठे क्यों आफत मोल ले ली। लेकिन ईश्वर की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के तौर तरीके ऐसे कि मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी कन्नौज से करीब 26 साल के बाद जीती। ये मेरे लिए उतना संतोष का विषय नहीं है, ये पूरे संगठन के लिए बहुत संतोष का विषय है, क्योंकि एक ऐसा स्थान जिसको एक राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती थी, और लोकतंत्र में ऐसी गलती किसी को नहीं करना चाहिए। हमारा कोई गढ़ लोकतंत्र में ना है, ना हो सकता है। हमको हर चुनाव में पूरे आदर सत्कार के साथ जाना है, विकास जो आपने कहा उसकी बात को रखना है और अपने वोट आमंत्रित करना है। वही हम सबने मिलकर किया और सौभाग्य की पटरी आसानी से बदल गई, गाड़ी पटरी से उतरी नहीं। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है, तो ऐसे में कितना मुश्किल था ये सोचना कि राजनीति में कदम रखना है, क्योंकि आप पहले से अपने पिताजी को एडमायर किया करते थे और सोचा करते थे कब मैं वर्दी में आऊंगा, और उसके बाद वर्दी में आने के बाद भी उस सेवा को छोड़कर राजनीति में कदम रखना। जब मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया 8 जनवरी 2022 को और घोषणा की एक छोटे से सोशल मीडिया पोस्ट से, तो ज्यादातर लोग बहुत अचंभित हुए और बहुत से लोगों को लगा कि मेरा शायद फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, क्योंकि मैं बहुत हार्डकोर पुलिस की नौकरी करता था। फर्स्ट चॉइस से मैं आईपीएस में आया और जितनी भी कामनाएं पुलिस में की जा सकती हैं वो सब ईश्वर ने पूरी की। बड़ी जिम्मेदारियां भी देखी और हर जिम्मेदारी को अच्छे से करने की कोशिश भी की। लेकिन इसके विपरीत कई बार ऐसा होता है कि जो हम नहीं सोच रहे हैं वो हमारे बारे में दूसरे सोच रहे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है कि ये एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह है। बीजेपी में जो लोग 30 साल 35 साल से काम कर रहे हैं उनका भी हर साल प्रशिक्षण होता है, और मेरे जैसे लोग, और केवल मेरे से नहीं, बीजेपी के पास आज 8 एमएलएज हैं जो डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, पुलिस वाले भी और हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आए हैं, कुछ बैंकिंग के सेक्टर से आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नई लीडरशिप विकसित करती है। तो मेरे पास भी एक ऐसा सुझाव आया, एक प्रस्ताव दिया गया। शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अचानक ऐसा बदलाव मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये रीति नीति है। कोई बिल्कुल मैं अकेला नहीं हूं, आदरणीय श्री एसपी सिंह बघेल साहब इस समय फ्रंट रो में ऑडियंस में बैठे हैं। और हाँ, ये जरूर है कि जैसे मैंने कहा, जो बहुत प्रिय थे उनको चिंता थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन योगी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे बताई उस निर्णय लेने में। उन्होंने कहा कि जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमें कुछ नया करना है तो उसमें रिस्क जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस रिस्क से डरो मत, और बहुत से बहुत क्या होगा, असफल हो जाएंगे, फिर प्रयास करेंगे। और ये भी समझिए, राजनीति में भी आज तक कभी आपने सुना नहीं होगा कोई हारा तो उसको डिप्रेशन हो गया या किसी ने सुसाइड कर लिया हारने से। तो जो चुनाव में उतरता है तो 10-12 लोग उतरते हैं और सबको पता होता है कि एक ही व्यक्ति जीतेगा। यही कुछ सोच के मैं भी तैयार हो गया। लेकिन ये तो खैर मजाक की बात है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो योगी जी ने काम करने का माहौल पूरे मेरे जैसे लोकतांत्रिक रूप से चयनित लोगों को और अधिकारियों को दिया है, उसका परिणाम यह है कि 7 साल में आज प्रदेश इस तेजी से आगे बढ़ा है। विकास की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, आगे भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आगरा में देखें तो कल मेट्रो का जो पहला फेज है उसका उद्घाटन हो चुका है। एयरपोर्ट हमारा बनके तैयार है, चालू हो रहा है, एक टर्मिनल बिल्डिंग नहीं आ रही है, इतनी सारी फ्लाइट्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में आ रही हैं। अभी मैं सुन रहा हूं 10 मार्च को अलीगढ़ से अपने बगल में एक डेली फ्लाइट शुरू हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और साथ साथ कोई पीछे ना छूट जाए उसके लिए भी काम हो रहा है, जो मेरा विभाग है समाज कल्याण। और हमारा काम ही यही है ध्यान देना कि सबका साथ और सबका विकास, विकास से पहले साथ। अगर केवल विकास हो जाएगा और साथ छूट जाएगा तो एक अच्छे समाज का हम गठन नहीं कर रहे होंगे। दोनों चीजों का ध्यान रख के हम लोग आगे बढ़े। मेट्रो की बात बाद में करेंगे, अब बात महिलाओं की करते हैं। विकास की बात अगर की जाए तो योगी सरकार में महिलाओं के विकास के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? महिलाओं के विकास के लिए सबसे पहले
बार बार सुरक्षा की बात आती थी और सही आती थी। और अपने आप में ये मैं समझता हूं देश में एक मॉडल है कि कैसे किसी समस्या को हल किया जाता है। मैं उस समय पुलिस में था और अक्सर ऐसी बात आपने देखा मीडिया में आती थी पिछली सरकारों में कि महिला के प्रति अपराध बढ़ गए, लेकिन योगी जी ने उसको अलग तरीके से बिल्कुल हैंडल किया कि केवल ये नहीं कि पुलिस उसको देखेगी। योगी जी ने मिशन शक्ति के नाम से एक पूरी योजना बनाई, उसमें जितने भी विभाग मूल रूप से महिला एवं बाल विकास, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, संभवतः 18 या 19 विभागों को जोड़ा और सबको मिल करके एक काम दिया कि हम लोग महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। तो उसको केवल लॉ एंड ऑर्डर की अप्रोच से नहीं चले, उसको एकीकृत समाहित विकास के दृष्टिकोण से हम लोग चले और ऐसे 4 चरण में हम लोग मिशन शक्ति का अभियान चला चुके हैं। परिणाम ये है कि आज आप आगरा में देखिए, लखनऊ में देखिए, कहीं भी आपको रात में 8 बजे 9 बजे हमारी बच्चियां स्कूटर से, अपनी ई स्कूटर से कोचिंग जा रही होती हैं, लौट रही होती हैं बेधड़क। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। जहां पे पहले सूर्यास्त के बाद पुरुषों को निकलने में डर लगता था, महिलाओं की तो खैर बात क्या कहें। बिल्कुल, और ये आज जरूरी भी सुधार हुआ है बहुत। ये जरूरी भी है क्योंकि कानून व्यवस्था का जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं और एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप समझते हैं कि कितना मुश्किल होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है। कैसे देख रहे हैं आप, कितना बदलाव आपने योगी सरकार के बाद महसूस किया, 2017 के बाद हम कह लें तो कितना बदलाव आप देखते हैं कानून व्यवस्था में? कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, सट्टेबाजी, जुआ, ड्रग्स आदि, इनके ऊपर योगी जी के आदेश पे एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ और ऐसे माफिया और साथ साथ दूसरा जो इकोनॉमिक माफिया है, नकल माफिया, खनन माफिया, इनके ऊपर जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ क्योंकि अपराधी जिसके एक हाथ में तमंचा है, दूसरे हाथ में नोट की गड्डी है, वो बहुत खतरनाक है और पिछली सरकारों ने ऐसे ही अपराधियों को बढ़ावा दिया। तो योगी जी ने उनकी नोट की गड्डी पे भी हमला किया और तमंचे पे भी हमला किया। साथ साथ पुलिस में बहुत सारे सुधार किए। सबसे पहले पुलिस का मनोबल बढ़ाया। जहां पे पिछली सरकारों में अगर पुलिस वाले के ऊपर कोई गोली चलती थी तो पुलिस अपना सिर छुपाना ही बेहतर समझती थी और योगी जी के समर्थन से आज हर पुलिसकर्मी के मन में ये विश्वास है कि जो कानूनी प्रावधान करती है, अगर मेरे ऊपर कोई गोली चला रहा है तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए गोली का जवाब गोली से दूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कानून की बात है। लेकिन योगी जी के राज में आज हर पुलिसकर्मी के मन में ये विश्वास है, गोली का जवाब पुलिस गोली से देती है, जिसका परिणाम है कि आज हमारी सड़कें सुरक्षित है, हमारी सारी व्यवस्था सुरक्षित है। उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं योगी 2.0 में अपने न्यायालयों को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, पुलिस और प्रोसिक्यूशन को मजबूत कर रहे हैं क्योंकि असली लड़ाई पुलिस की न्यायालय में होती है। तो आप देख रहे हैं विशेषकर महिला अपराध की अगर बात करें तो महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर, कभी कभी तो 9 दिन के अंदर बच्चियों के साथ जो रेप की घटना हुई उनको सजा हुई है, फांसी की सजा हुई है या लाइफ टर्म हुआ है। इसका बहुत दूर तक प्रभाव जाता है। जब सजाएं हो रही होती हैं तो फिर पुलिस जो गश्त करती है, रोकथाम करती है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक छोटी किसी बच्ची के साथ में कहीं पे वो शादी में गई और कोई उसको पकड़ के ले गया, रेप कर दिया, ये पुलिस की गश्त से नहीं रुक पाता, ये कानून की सजा से रुकता है। और इस पे अब बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप देख रहे हैं लगातार खबरें आ रही हैं, इससे हम कानून व्यवस्था को अगली ऊंचाई पे लेके जाएंगे। एक बार फिर आपके प्रोफेशन पर आऊंगी, पहले वाले पे, नए वाले हाँ, पे? पहले वाले पे आऊंगी कि पहले एक ऑफिसर और फिर दोनों एक दूसरे से एकदम जुदा है, तो क्या आपके लिए कभी चैलेंजिंग नहीं रहा? दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग है, तो आपके मन में कभी ये नहीं आया कि कैसे करूंगा मैं? नहीं, जुदा नहीं है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, सिस्टम बनाना, तरीके से व्यवस्थाएं देना और जो पीड़ित व्यक्ति है उनको पुलिस में न्याय देना या समाज कल्याण में न्याय तो हम कम देते हैं लेकिन हम आर्थिक सहायता देते हैं, अवसर देते हैं। अंतर भी बताता हूं मैं, सरकार में और विशेषकर पुलिस में काम करने का तरीका होता है आदेश का, और पॉलिटिकल पार्टी में खासकर बीजेपी में जहां पे बहुत अंदरूनी समानता है, अंदरूनी लोकतंत्र है, यहाँ पे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं आग्रह का। सो आदेश और आग्रह ये 2 अलग अलग चीजें हैं, उद्देश्य एक ही है, तो काम करने के तरीके में ये थोड़ा अंतर होता है और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। मुझे विश्वास है आपके चैनल में भी बहुत से काम आदेश पे होते होंगे, बहुत से काम आग्रह पे होते हैं, पर अगर आग्रह होता है, हम मन से कन्विंस होते हैं, उस काम को करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। बिल्कुल, दोनों का मकसद यानी कि एक ही है।
अब कानून व्यवस्था की बात हो रही है तो बुलडोजर एक्शन की भी बात कर लेते हैं। कितना अहम रोल मानते हैं आप कानून व्यवस्था को बेहतर करने में, चाहे माफियाओं पर एक्शन लेने की बात हो, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि माफिया हाशिए पर जब से योगी सरकार आई है। जैसा मैंने कहा, अपराधी सबसे खतरनाक वो है जिसके एक हाथ में तमंचा है, दूसरे हाथ में नोट की गड्डी है। तो बुलडोजर की कार्रवाई जहां भी हुई है उसमें पहली बात हमेशा कानून के अनुसार हुई। कोई एक अपराधी जिसने कोई घटना की, अपराध किया, मान लीजिए मर्डर किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, कार्रवाई हुई। लेकिन जांच के दौरान हमने पाया कि इस व्यक्ति ने सरकारी जमीन पे, ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा भी किया हुआ है। तो क्या उसकी ओर से हम नजरें फेर लें या उस पे भी हम कार्रवाई करें? नोट की गड्डी वाली बात। और उस पे योगी सरकार ने लगातार कार्रवाई की। जहां भी बुलडोजर चलाया गया, नियमानुसार चलाया गया, भविष्य में चलाया जाएगा तो नियमानुसार चलाया जाएगा। कानून का राज और सभी कानून के सामने बराबर हैं, ये मूल सिद्धांत है। पूरे देश में इसकी मिसाल दी जा रही है बुलडोजर एक्शन। बिल्कुल, पूरे देश में दी जा रही है और अन्य प्रदेश भी इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं पुनः याद दिलाऊंगा, एफआईआर में गिरफ्तारी ना करो और बुलडोजर से किसी की दुकान गिरा दो, ये नहीं है। लेकिन देखिए, एफआईआर में कार्रवाई होगी विपक्ष और इसी अगर पर दुकान हमला गलत बनी है, मकान गलत बना है तो बाकायदा नियमानुसार, कहीं भी आज तक नियम को अखिलेश तोड़ के नहीं यादव किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो है। दूसरी बात, बुलडोजर एक्शन को लेकर भी सवाल उठते हैं, जैसा कि आपने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई होती है, लेकिन विपक्ष हमेशा इसी को मुद्दा बनाता है। क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं और इस मुद्दे को मैं भी हल कर देता हूं। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ है उसकी जड़ यहीं से थी। जहां पे आप याद करिए, और आगरा में याद करें, लोग अपनी गाड़ियों से बाहर बंदूकें निकाल करके घूमना, गुंडागर्दी करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना, गाड़ी में किसी बेटी को खींच के बैठा लेना, ऐसी घटनाएं यहीं हमारे आगरा में हुआ करती थी। आज किसी की मजाल है योगी राज में ऐसा कर पाए। इस चौराहे पे करेगा तो अगले चौराहे पे योगी जी स्वयं खड़े हुए मिलेंगे और उसको सबक सिखाएंगे, उसका भूसा भर देंगे। ऐसी व्यवस्था योगी जी ने हम लोग को दी है और इसको उत्तर प्रदेश की जनता ने पसंद किया है। क्यों? सबसे बेसिक बात पे जाते हैं, थोड़ी सी अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो राज्य के, स्टेट के बहुत सारे फंक्शंस हैं और सबसे पहला फंक्शन है हमारी आपकी जान की रक्षा करना। जब आज से 5000 साल पहले राज्य की अवधारणा आई होगी तो राजा सबसे पहले क्या करता था? हमारी रक्षा करता था, अंदरूनी कानून व्यवस्था के हिसाब से भी और बाहरी आक्रमण से भी। तो प्रदेश सरकार बाहरी आक्रमण से नहीं रोकती है, वो तो मोदी जी की जिम्मेदारी है, वो करते हैं। लेकिन योगी जी की जिम्मेदारी है कि मेरे ऊपर कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई अपराध करेगा तो पुलिस यानी सरकार उसको रोकेगी। योगी जी ने इस बात को समझा और पुलिस को, मैजिस्ट्रेट्स को, हमारे प्रोसिक्यूशन को, कोर्ट्स को, चारों विंग को मजबूत किया। परिणाम आज हमारे सामने है। काम पूरा हो गया? नहीं, काम अभी चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और योगी 2.0 में हम देखेंगे कि अब हम जो सिविल मामले चल रहे हैं, जो रेवेन्यू के केसेस हैं, उनके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये भी अपराध की जड़ बनते हैं, ये भी वैमनस्य की जड़ बनते हैं। और योगी जी लगातार स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि जमीनों के झगड़े निपट रहे हैं कि नहीं, तहसील में एसडीएम बैठ रहे हैं कि नहीं। एक एसडीएम न्यायिक का पद इसलिए बनाया गया, अधिकारियों को पोस्ट किया गया कि एक एसडीएम भगदड़ में लगा रहता है, दूसरा कोर्ट सुनता है, कोर्ट के केसेस करता है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जड़ में जाकर के काम किया जा रहा है और परिणाम हमारे सामने है और अच्छा परिणाम होगा, ये हम वादा करते हैं, आपको दिखेगा। विकास की बात हो रही है, लेकिन अभी हाल ही में एक बयान आया था कि देश के हमारे जो युवा हैं वो रील्स देखते हैं, शराब पीकर सड़कों पर घूमते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमारे देश, आने वाली जो पीढ़ी है, रोजगार के बारे में क्या कहेंगे आप? ये ऐसे नेता कह रहे हैं या राहुल जी ने ऐसा कहा जिनको उत्तर प्रदेश की गलियों से, काशी की गलियों से कोई परिचय नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। दूसरा, इस तरह की बात कहना, एक पूरे समूह को बदनाम करना, ये अच्छे नेता नहीं, किसी अच्छे व्यक्ति की भी निशानी नहीं है, ये गैर संवेदनशील व्यक्ति की निशानी है। तो मुझे नहीं लगता उनको ऐसा कहना चाहिए था। खैर, उन्होंने कह दिया, उनकी बात। लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता यह है कि आज उत्तर प्रदेश का युवा, जहां पे नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं, इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। आप याद करिए, आज से 7-8 साल पहले जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो पुलिस, मजिस्ट्रेट, ये वो सब ड्यूटियां इतनी लगती थी और उसके बावजूद नकल होती थी, क्योंकि सरकार खुद नकल माफिया को ताकत देती थी। आज पूरे आसानी से परीक्षाएं हो रही हैं। आज भी परीक्षा है,
हम लोग को पता भी नहीं चल रहा कि कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। और जो बच्चा पढ़ाई अच्छी कर रहा है उसके नंबर आ रहे हैं, जो नहीं कर रहा वो फेल भी हो जा रहा है, अगले साल फिर वो परीक्षा अपनी देगा। जो इसके नकल माफिया के अगर कोई अंश बचे हैं तो उसको दूर किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी के जरिए। परिणाम आज देखिए आप, कोई भी भारतीय स्तर की जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश के बच्चों का सिलेक्शन उसमें बहुत बढ़ा है क्योंकि हमारा पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी हुई है। हमारे विश्वविद्यालयों को देखिए तो A++ नैक ग्रेडिंग सबसे ज्यादा हमारे विश्वविद्यालयों को मिल चुकी है। तो युवाओं का जो रास्ता है वो प्रशस्त, युवा वही है अगर उनको पढ़ाई का मौका दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट का मौका दिया जाएगा, जो दिया गया डबल इंजन की सरकार में, तो आज हमारे सामने परिणाम दिख रहे हैं। पर एग्जाम्स जो हो रहे हैं अभी आप देख रहे हैं लगातार, अभी एक परीक्षा निकली थी वो भी निरस्त हो गई। जो हमारे देश के युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो हार चुके हैं। वो कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि ये पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं। और जो हमें दिख भी रहा है कि आए दिन परीक्षाएं निरस्त होती रहती हैं, कभी धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है हमें अभी। जो पिछले सरकारों में एक सिस्टम बन गया था कोचिंगों का और ऐसे नकल माफिया का गठजोड़ का, उसको तोड़ने का काम योगी जी ने किया। जब भी कोई परीक्षा होती, चाहे पुलिस की हो चाहे किसी भी परीक्षा हो, तो योगी जी उसमें STF को लगाते हैं, ATS जिसकी संस्था का मैं हेड था उसको भी लगाते हैं, विजिलेंस को भी लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी लगाते हैं, LIU को भी लगाते हैं कि कहीं किसी प्रकार कोई नकल ना हो जाए। जहां भी आज तक पर्चा लीक पकड़ा गया है वो हमारी किसी एजेंसी ने पकड़ा है और पकड़े जाने पे हमने कभी नुकसान इसमें किसका हो रहा है? युवाओं का। हम अब एक विकल्प ये है कि उसकी ओर मुंह फेर लो, जैसी गलत परीक्षा हो रही थी वैसी होने दो, वैसा नहीं है। लेंस लेकर के, बहुत बड़ा चैलेंज, बिल्कुल लेंस लेकर के हमारी एजेंसी स्वयं देखती है कि परीक्षा की शुचिता है या नहीं। जहां नहीं मिली वहां पे तत्काल हमने दोबारा परीक्षाएं कराई। जो अभी सिपाही परीक्षा में लीकेज की बात आई है, लीकेज की बात स्वयं सरकार ने ढूंढी, स्वयं उसका संज्ञान लिया और तत्काल परीक्षा को दोबारा करने का निर्णय लिया। हाँ, मुझे बच्चों से इस बारे में जरूर सहानुभूति है कि बहुत तैयारी करके बच्चे आते हैं, आने जाने का पैसा खर्च होता है, समय व्यर्थ होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार की सख्ती की गई है, ये एक अंश जो नकल माफिया का छोटा सा बचा हुआ है ये भी दूर हो जाएगा और हमारी परीक्षाओं की शुचिता। उन युवाओं को आप न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो युवा साथी हमारे हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई, अपने आत्मबल पे विश्वास रखिए। पुलिस की परीक्षा हो या कोई परीक्षा हो, पूर्ण शुचिता के साथ होगी। आपने अगर परिश्रम किया, आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं हुई तो अगले 6 महीने बाद परीक्षा होगी, आप फिर प्रयास करेंगे, उसमें होगा। लेकिन कहीं भी कोई रिश्वत ले, कोई गड़बड़ी करे, ऐसा नहीं होगा। जैसा पिछली सरकारों में चंदे की बाकायदा रसीदें कटती थी और लोग भर्ती होते थे, ये समय लद गया। आज पूरी ईमानदारी के साथ हर भर्ती की जा रही है। अच्छा, एक अभी हाल ही में एक चर्चा चल रही है कि यूपी के 2 लड़के साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, लड़के और बुआ भतीजा सबने साथ मिलके, सबने साथ लड़के चुनाव देख लिया। चुनाव मेरा बहुत छोटा राजनीतिक अनुभव है 2 साल का, लेकिन मुझे लगता है वोटर वोट देता है आशा पे, होप पे। और आज मोदी जी हम सब के लिए बहुत बड़ी आशा 10 साल में लेके आए और डिलीवर की उन्होंने। और अगले 5 साल के सेवा काल का जो अनुरोध वो कर रहे हैं उसमें मोदी जी की गारंटी के साथ में आए हैं। तो जो आशा मोदी जी ने पूरे देश के सामने प्रस्तुत की, उसका परिणाम हमारे सामने है। अब गारंटी के साथ आशा ला रहे हैं, उसका परिणाम भी हमारे सामने आएगा। वो 2 लड़के हों चाहे 3 लड़के हों, कोई भी साथ आ जाए, इस आशा के सामने केवल उनकी एक आकांक्षा है कि मेरी सरकार बन जाए। मेरी सरकार बन जाए तो क्या करेंगे? फिर माइनिंग माफिया, नकल माफिया, सारे माफिया हम लगा देंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये साफ साफ दिख रहा है। आज यही आगरा में देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह जमीनों पे कब्जे हुए, यही आगरा के लोग, बच्चा बच्चा यहाँ पे जानता है। और आज आप देखिए, मजाल है किसी की कोई जमीन के ऊपर निगाह उठा पाए, कोई एक तिनपे पे कब्जा करके दिखा दे तो हमें बताए। लोकसभा चुनाव की अब बात कर लेते हैं। कन्नौज सीट की सबसे पहले मैं बात करूंगी। समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट इसे माना जाता है, लेकिन फिर भी आपने जीत हासिल की। अब आगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? पहली बात, पुनः सपा ने बहुत बड़ी भूल की कि कन्नौज को या किसी भी सीट को अपना गढ़ समझा। आज कन्नौज में सांसद, 3 विधायक, सारे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, सारे पद भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां पे लहरा रहा है। लेकिन
हम ये गलती कभी भी नहीं करेंगे कि हम बोलें कि कन्नौज हमारा गढ़ है। हम हर चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में अपने पिछले काम को लेकर के आएंगे, विकास और केवल विकास की राजनीति करेंगे। लेकिन और 3 लोगों के बार सामने से रखेंगे। लगातार वहां पर समाजवादी पार्टी का विधायक था, आपने जीत हासिल की, आपने एक कह सकते हैं कि नया इनिशिएटिव यहाँ पर किया। उसके बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए क्या कोई रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने? लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग पिछले 6 महीने से तैयार थे। हमारा प्रत्याशी भी घोषित था, हमारा कमल। अब औपचारिक रूप से प्रत्याशी श्री सुब्रत पाठक जी, मेरे भाई, उनको घोषित कर दिया गया है और एक बहुत बड़ी जीत हम लोग की होगी। और अखिलेश जी का कन्नौज छोड़ के चले जाना, बाकी सारे प्रत्याशी अपने परिवार से घोषित कर देना, कन्नौज से ना घोषित करना, ये अपने आप में सुब्रत पाठक जी की एक जीत है। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कितना फायदेमंद होगा? अखिलेश यादव जी ने परिवार की राजनीति कन्नौज में की है, केवल पिताजी, फिर वो, फिर बहू, फिर वापस वो, केवल ये किया। सुब्रत पाठक जी एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, युवा राजनीति से आगे बढ़े हैं और कन्नौज के प्यार की वजह से केवल जीतते हैं। इस बार वो प्यार और बढ़ा है, हम लोग को विश्वास है लाखों से जीत होगी। अखिलेश जी आएंगे तो और आनंद आएगा, लेकिन मुझे लगता है वो मैदान छोड़ के जा चुके हैं। अब आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, आरएलडी के साथ गठबंधन बहुत ही स्वागत योग्य है। जयंत जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया।